मान लो मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, तो मुझे उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई सा भी एक फॉर्मूला, लेकिन वो सही होना चाहिए, यानी कोई मनगढ़ंत फॉर्मूला है तो उससे निकाल लेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे निकालना है एरिया का डायमेंशन, तो मुझे किसी भी चीज के एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। किसी भी चीज के एरिया का फॉर्मूला सोचो, किसी भी चीज के जो मन करे वो, रेक्टेंगल, आपका सर्कल, स्क्वायर, है ना, इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कुछ भी, कोई भी एक फॉर्मूला याद होगा तो काम चल जाएगा। मान लो किसी ने बोला कि मुझे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला याद है। सर्कल का एरिया है, मान लीजिए रेडियस इसका आर है, तो ए इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर। तो किसी ने एरिया से रिलेटेड एक फॉर्मूला बताया, ए इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर। अब मुझे इसका डायमेंशन निकालना है, तो देखूंगा मैं रेडियस क्या चीज है, रेडियस क्या है, रेडियस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो रेडियस है लेंथ, ये जो लाइन सेगमेंट है सेंटर से सर्कम्फरेंस को मिलाने वाला, इस लाइन सेगमेंट के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस हो गया लेंथ। और पाई क्या है, तो पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होता है। तो जब इसका कोई यूनिट नहीं है तो इसका डायमेंशन में कोई काम नहीं है, ठीक है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा हमारा लेंथ का स्क्वायर। पाई कोई भी इस तरह का अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाता है तो उसका डायमेंशनल एनालिसिस में कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं हम लोग। हटा देंगे तो क्या बचा, एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर इसके बराबर हो गया एरिया के डायमेंशनल के बराबर। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, और ये एल स्क्वायर क्या हो गया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब एक चीज और देखो, एक मिनट, हाँ एक चीज और देखो, अभी इसमें ये लेंथ स्क्वायर हो गया। मैकेनिक्स जो पूरा सेगमेंट है आप लोग का 11th का जो पहला बुक है वो पूरा का पूरा समझो तो मैकेनिक्स ही है, ठीक है। तो पूरे मैकेनिक्स के अंदर जहां पर हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वर्क, एनर्जी, पावर, रोटेशन सब पढ़ते हैं, इन सब के अंदर क्या होता है कि सिर्फ 3 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो मिलकर के सब कुछ बना देती है। कौन से फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों से मिलकर के सारे मैकेनिक्स के फिजिकल क्वांटिटी बन जाते हैं। तो जब हम डायमेंशन लिखते हैं और बोलते हैं कि एरिया जो है लेंथ के 2 पावर पर डिपेंड करता है, तो हम बोलते हैं कि मास के कितने पावर पर डिपेंड करता है, टाइम के कितने पावर पर डिपेंड करता है। तो नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, समझने के लिए वो सारी चीजें भी लिख देते हैं इसके अंदर। और असल में लिखते क्यों है, क्योंकि अभी आगे हम लोग जब इसका यूज करेंगे डायमेंशन का, अभी जब आगे यूज करेंगे तो हमको कंपेयर करना होता है बहुत बार पावर्स का। एलएच इक्वेशन बनाएंगे, एलएचएस में भी एमएलटी लिखा हुआ है, आरएचएस में भी एमएलटी लिखा हुआ है, तो मास के कितना पावर आरएचएस में है, कितना एलएचएस में है, तो कंपेयर करते समय भी हमको आसानी होती है। तो इसीलिए हमें आदत डालना चाहिए कि अगर मान लो कि किसी डायमेंशन के अंदर इन तीनों में से कोई एक तो है या कोई 2 तो है, लेकिन तीनों के तीनों नहीं है, तो तीनों के तीनों अगर नहीं होंगे तो जो नहीं रहेगा उसका पावर लगा देंगे 0। उसका पावर 0 लगाने से क्या पता चलेगा कि ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि ये मास पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ के 2 पावर पर डिपेंड करता है, और टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0l2t0। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0l2t0। मास पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ के 2 पावर पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो क्या समझ में आया, किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो उससे रिलेटेड कोई भी एक फॉर्मूला आप पता कर लीजिए। अगर आपको उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला पता चल जाएगा तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन सही फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर किसी और फॉर्मूले से हम करना चाहते हैं, मान लो कि हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसी ने बताया कि ये 2 पाई आर एच होगा। इसके हेल्प से बताइए एरिया का डायमेंशन क्या होगा। तो अगर मैं लिखूंगा तो यहां लिखेंगे 2 तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, पाई कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं, आर क्या है, सिलेंडर की बात हो रही है, आर क्या है, आर इसका रेडियस है, आर इसका रेडियस है, मतलब इस लाइन सेगमेंट की लंबाई में कह सकता हूं ये आर है। और एच क्या है, इस लाइन सेगमेंट की लंबाई क्या है, एच है। तो रेडियस भी हमारा लेंथ है, और ये जो एच है, ये एच भी क्या है, ये भी एक लेंथ है। तो मैं आर के जगह पर लिख सकता हूं कि ये लेंथ है, और एच के जगह पर लिख सकता हूं लेंथ है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर। इसको अगर कंप्लीट लिखना है तो लिख सकते हो m0l2t0, ठीक है। तो ये एरिया का डायमेंशन हो गया, इसके अंदर मास नहीं है, लेंथ 2 बार है, टाइम 0 है। तो देखिए, तो सेम डायमेंशन आ गया, कोई सा भी फॉर्मूला लोगे सेम आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन, तो वॉल्यूम से रिलेटेड भी कोई भी एक फॉर्मूला आप निकालिए, किसी के भी वॉल्यूम का एक फॉर्मूला।
किसी के भी वॉल्यूम का एक फॉर्मूला लेकर के आओ। तो वॉल्यूम के लिए मान लो किसी ने बताया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ये कर रहे हैं। मान लो ये L है, ये B है, ये H है, तो L क्या है, इस लाइन सेगमेंट की लंबाई है L, इस लाइन सेगमेंट की लंबाई है B, इस लाइन सेगमेंट की लंबाई क्या है H। तो ये तीनों के तीनों लेंथ ही तो है, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो मैं V की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, L इंटू एल इंटू एल, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये हो गया। इसको लिखा जा सकता है L क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मास कितना है, नहीं है। लेंथ कितना है, 3 बार। टाइम कितना है, नहीं है। तो वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया m0 L3 T0। आ रही बात समझ में, ये वॉल्यूम का डायमेंशन है। नेक्स्ट मान लो डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है, तो डेंसिटी का कोई भी एक फॉर्मूला याद करो जिसमें डेंसिटी आता हो। सोचिए, कोई भी एक फॉर्मूला सोचिए जिसमें डेंसिटी आता हो। तो डेंसिटी का ही फॉर्मूला लगा लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये वाला लगा दीजिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास को m से रिप्रेजेंट कर दो। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम अभी हमने निकाला, वॉल्यूम क्या था, L3 था, तो डिवाइडेड बाई L3 हो गया। तो ये डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंप्लीफाई कर लीजिए, m L3 है, ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा। टाइम कितना है इसके अंदर, टाइम तो है ही नहीं, तो टाइम 0 कर दो, तो m L-3 T0 ये डायमेंशन का डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। आ रही है बात समझ में। कोई कुछ और भी लगा सकता है, P इज इक्वल टू रो जी एच लगा दे, तो ये तो फॉर्मूला 11th वाले बच्चों को तो नहीं मालूम होगा, टारगेट वालों को मालूम होगा। तो प्रेशर की जगह पे फोर्स अपॉन एरिया कर दो। तो कोई भी फॉर्मूला अगर इससे रिलेटेड आपको मालूम है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, सबसे एक ही आएगा, लेकिन सही फॉर्मूला होगा तो, है कि नहीं। तो ये डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, बताइए स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो ये तो हमने निकाल लिया। वेक्टर स्केलर हो जाने से डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सी चीजें शामिल हैं। तो जो हमारा स्पीड है और वेलोसिटी है, दोनों के अंदर लेंथ और टाइम ही है। चाहे डिस्टेंस अपॉन टाइम करो या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करो, बात एक ही है। तो स्पीड का अभी हमने निकाला भी था, फिर दोबारा मैं निकाल दे रहा हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है लेंथ ऑफ पाथ, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस की जगह पर L, टाइम की जगह पर T। ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, स्पीड का हो गया। L अपॉन T को मैं लिख सकता हूँ L, और T को ऊपर लेकर के जाए T-1। मास इसके अंदर नहीं है तो लिख देंगे m0 L-T-1। ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ऐसे अगर मुझसे पूछा जाता है, बताइए एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम v माइनस u बाई टी। अब v क्या है, वेलोसिटी फाइनल, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाएंगे तो वेलोसिटी मिलेगा अपॉन टाइम। तो ऊपर वेलोसिटी का डायमेंशन लिखो, वेलोसिटी का और स्पीड का डायमेंशन एक ही चीज है। ठीक है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता आता इतना ही। तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ऊपर लिखूंगा मैं वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज L-T-1, और नीचे टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया T। अब इस T को ऊपर लेकर के जाओ, तो L-T-1 यहां पर था, ये वाला T भी ऊपर गया, तो T-1 एक बार और चला गया, तो T⁻⁻1 इंटू T⁻⁻1, ये क्या हो जाएगा, T⁻⁻2। तो ये L-T-2, या फिर लिख सकते हैं m0 L-T-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो अगर A इज इक्वल टू करके लिख दिया, डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। समझ में आ रही है बात। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। इसके बाद निकालना है हमको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का। तो फोर्स का कोई फॉर्मूला सोचिए, फोर्स का कोई फॉर्मूला, फोर्स का कोई फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, लिख सकते हैं ऐसे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सभी को पता होगा ये। F इज इक्वल टू ma, तो m तो यहाँ पर मास है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, और a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला m0 L-T-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m का मास, इसके जगह पर L-T-2 आ गया m L-T-2। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m L-T-2। समझ में आ रही है बात। ठीक है,
mLt-2 ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब एक चीज ध्यान रखना कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अभी तक जितना डायमेंशनल फॉर्मूला मैं निकाला हूं वो सब के सब आपको ऑलरेडी याद है, क्योंकि यूनिट याद है, और अगर यूनिट याद है तो यूनिट से डायमेंशन आप बना ही सकते हैं, पहले ही बताया मैंने। तो स्पीड अगर कोई पूछता है तो मीटर पर सेकंड LT-1, एक्सेलरेशन कोई पूछा मीटर पर सेकंड स्क्वायर LT-2, ठीक है। वॉल्यूम पूछता है मीटर क्यूब L3, एरिया पूछता है मीटर स्क्वायर L2, तो वो सब निकाल सकते थे। लेकिन अब यहां से इसके आगे जो डायमेंशनल फॉर्मूले आएंगे वो हर बार यूनिट से नहीं निकल पाएंगे, और इस फॉर्मूले को अगर याद रखोगे तभी आगे के डायमेंशनल फॉर्मूलों को निकाल पाओगे, ठीक है। फोर्स क्या है, ज्यादातर फॉर्मूले चाहे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, वोल्टेज पूछूं, करंट पूछूं, करंट तो फंडामेंटल ही है, मतलब चार्ज पूछ दिया, जितने भी हम फिजिकल क्वांटिटी इसके बाद पूछेंगे, स्टीफेंस कांस्टेंट, स्ट्रेस पूछ दिया गया, सब के सब या तो फोर्स से मिलकर के बनेंगे या एनर्जी से मिलकर के बनेंगे। इसके बाद जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं, जो भी बड़े फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं और उनके डायमेंशन निकालने वाले हैं, सबके फॉर्मूले के बारे में तो सोचेंगे ना हम। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना है तो क्या करना है, उसका एक फॉर्मूला अपने दिमाग में लेकर के आना है। तो जब किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा तो उसका एक फॉर्मूला तो सोचेंगे, दिमाग में लेकर के आएंगे। तो जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे तो या तो उस फॉर्मूले के अंदर फोर्स आएगा या उस फॉर्मूले के अंदर एनर्जी आएगा। समझ लो कि मोर देन 90% फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर ऐसा ही होने वाला है, या तो उसके अंदर क्या आएगा, फोर्स, या आएगा एनर्जी। इसीलिए फोर्स का और एनर्जी का ये दो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mLt-2, ढंग से इसको याद कर लेना है, याद हो जाएगा। या आसान है, a का LT-2, m का मास का m, तो mLt-2 ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, सही है। इसके बाद से हमसे पूछा जा रहा है, बताइए मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। मोमेंटम, ये कितना था, नंबर 6, नंबर 7 मोमेंटम किससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला सोचो। मोमेंटम का कोई फॉर्मूला, P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv। अब मास का डायमेंशन क्या होगा, m, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, LT-1, यहीं पे लिखा हुआ है LT-1। तो mLT-1 ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। इसके बाद से नेक्स्ट पूछा जा रहा है हमसे वर्क से पहले तुम निकाल लो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले निकाल लो, फिर वर्क का निकाल लो। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो प्रेशर का अगर मुझसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो प्रेशर का एक फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए। प्रेशर का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू F/A, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब F का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, मैंने बोला क्या होता है, mLt-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। एरिया मीटर स्क्वायर का मतलब लेंथ स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लो, यहां पर देखो L का पावर 1 है, यहां पर L का पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा -1, मतलब mL-1t-2। ये समझ में आता होगा सभी को कि L का पावर है 1 अपॉन L का पावर है 2, जब ऊपर जाएगा तो L का पावर हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2 मतलब -1। तो इतना कैलकुलेशन आता होगा सभी बच्चों को। P इज इक्वल टू mL-1t-2, ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसके बाद नेक्स्ट किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, नेक्स्ट किसका था, वर्क का कोई फॉर्मूला याद करो। तो छोटे बच्चे जो रहते हैं वो वर्क को बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो बड़े बच्चे रहते हैं वो वर्क को बोलते हैं W इज इक्वल टू FS cos थीटा, ठीक है। तो इसमें भी देखो फोर्स आ गया, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। फोर्स का क्या होता है, mLt-2, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो ये इस लाइन सेगमेंट की लंबाई, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, लेंथ है। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा रेशियो होता है। cos थीटा अगर मुझे लिखना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये थीटा है तो बेस का मतलब इस लाइन की लंबाई और हाइपोटेनियस का मतलब इस लाइन की लंबाई। तो cos थीटा का जब मैं डायमेंशन लिखूंगा तो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, इस लाइन की लंबाई अपॉन इस लाइन की लंबाई, L अपॉन L, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो L 0 आ जाएगा, L रेज़ टू पावर 0, M 0, L 0, T 0, डायमेंशनलेस होता है ये। इसके अंदर ना तो मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, लेंथ वो भी कट के खत्म हो गया। तो cos थीटा का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, cos थीटा को ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि उसके पास कोई डायमेंशन ही नहीं होता है। अब सॉल्व करिए,
तो आ जाएगा m, l का पावर है 1, l का पावर है 1, तो l इंटू एल क्या हो जाएगा, l स्क्वायर L2 t रेज टू पावर -2। तो वर्क का डायमेंशन हम लोग बोलेंगे, वर्क का डायमेंशन क्या है, ml2t-2। ये वर्क का डायमेंशन हो गया ml2t-2। सही बात समझ में। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद निकालना है हमको एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी, तो एनर्जी से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला बताओ, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें एनर्जी आता हो। और एनर्जी का टाइप कुछ भी हो सकता है, एनर्जी के किसी भी टाइप का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालेंगे तो एक ही आएगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, ठीक है, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे साउंड एनर्जी हो, कोई सा भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में स्टोर है, या मैग्नेटिक एनर्जी है जो इंडक्टर के अंदर स्टोर है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, कोई सा भी एनर्जी होगा, हर एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, तो किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला आप बताओ, किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला, मान लो किसी ने बोला काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv², ये बोल दिया काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकालना है, हाफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसका मेजरमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मुझे मास मेजर करना पड़ेगा, स्पीड नापना पड़ेगा, हाफ नापने की जरूरत थोड़ी है, वो तो अपने आप ही लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, वो फॉर्मूले के अंदर है, वो कैसे डिराइव होता है वो जब आएगा चैप्टर तो देखेंगे उस समय। तो 1/2 को हटा दिया, बचा क्या हमारे पास, मास। तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। दूसरा है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, और इसका क्या है, स्क्वायर, v², मतलब LT-1 का स्क्वायर, ध्यान रखना है, v का स्क्वायर है मतलब LT-1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा m l का स्क्वायर L2 t रेज टू पावर -2। तो ml2t-2 ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ml2t-2 काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये काइनेटिक एनर्जी का है, यही सेम आपका पोटेंशियल एनर्जी का ही होगा, यही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आपके हीट एनर्जी का भी होगा। कोई भी टाइप का एनर्जी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा, चाहे तो निकाल के देख लो। मान लो किसी ने बोला कि हम mgh से निकालना चाहते हैं, mgh से निकालोगे तो m है मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी एक्सेलरेशन हो, है तो एक्सेलरेशन ही, तो एक्सेलरेशन का हो जाएगा LT-2। h है हाइट, हाइट भी लंबाई है, तो हो जाएगा l। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, देखो ml2t-2, सेम आ गया कि नहीं आ गया, सेम आ गया फिर से। तो कोई भी एनर्जी हो, हर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 होगा, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। किसका किसका याद रखना है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए mlt-2, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ml2t-2, तभी आगे बड़े डायमेंशनल फॉर्मूले, मतलब जो आप नहीं जानते हैं, 11th वाले बच्चे जो अभी तक नहीं जानते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज के जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो इन दोनों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो उसको याद रखना है। सही बात समझ में। तो इतना डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, फिर क्या निकालना है, पावर का। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर से रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद करो, दिमाग बढ़ाओ। पावर से रिलेटेड कोई फॉर्मूला, P इज इक्वल टू होता है F W/T। P देख के प्रेशर याद आ गया, P इज इक्वल टू होता है W/T, याद करो। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कार्य करने के दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। कितना तेजी से काम किया जा रहा है वो क्या होता है, पावर। तो P इज इक्वल टू W/T। अब W क्या है, W है वर्क, और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये दोनों सेम होता है। जरा यहां पर देखो, ध्यान दो, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला इससे पहले हमने निकाला था, वो आया था ml2t-2, और एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया है, ml2t-2। क्यों आया ऐसा, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। वर्क करने से एनर्जी आता है, मतलब जिसके ऊपर वर्क किया जाता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो वर्क करता है उसकी एनर्जी घट जाती है। तो वर्क ही एनर्जी बन रहा है, एनर्जी ही वर्क बन रहा है। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी। कोई
जितना ज्यादा एनर्जी किसी के पास होगा उतना ज्यादा वो वर्क कर पाएगा, तो अपने एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो एनर्जी और वर्क दोनों सेम यूनिट होता है, दोनों का यूनिट होता है जूल, दोनों का डायमेंशन होता है mL2T-2। तो जहां भी वर्क है तो वर्क की जगह पर mL2T-2, ये एनर्जी वाला जो रटे होगे वो काम में आ जाएगा। ठीक है, mL2T-2 का इस्तेमाल कर देना है। तो वर्क के जगह पर हो जाएगा हमारा mL2T-2 और टाइम है T। इनका रेशियो निकालिए तो आपके पावर का डायमेंशन निकल जाएगा। टी ऊपर जाएगा, T⁻⁻⁻1 हो जाएगा और इस -2 में जोड़ करके ये -3 हो जाएगा। बाकी m तो ऐसे ही है, L2 है T-3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ये पावर का डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो ये वो क्वांटिटीज मैंने पहले लिख लिया था जो आपने छोटे क्लासेस के अंदर पढ़ा है, जो हर बच्चे को तकरीबन मालूम होगा, चाहे वो भले ही क्लास 10th पास करके आया हो, पहली बार क्लास 11th की क्लास कर रहा हो, उसको भी ये सारे फिजिकल क्वांटिटी पता होंगे। इसके अलावा कुछ और मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन निकालना है। जब हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएगा डायमेंशंस का, तो उसको बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के नाम मिल जाएंगे जिसके बारे में उसने कभी सुना ही नहीं। जैसे किसी ने दे दिया कि बताओ स्टीफेंस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, बीन्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, अभी तो जो बच्चा 11th में आ रहा होगा उससे पूछा जाए स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो स्ट्रेस उसको पता ही नहीं है। यंग्स मॉडुलस का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, यंग्स मॉडुलस नहीं मालूम है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं है, उनका फॉर्मूला मैं बताऊंगा। हमको ये टेक्निक सीखना है कि हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालें, ये टेक्निक सीखना है। फॉर्मूला पूरे सिलेबस के 11th और 12th पूरे सिलेबस के फॉर्मूले होंगे जिनसे आपको डायमेंशन निकालने पड़ेंगे। हर चैप्टर में जाओगे, कोई भी नया फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर कैसा है, वो आपका स्केलर है कि वेक्टर है, वो बताया जाएगा। उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, ये सब कुछ बताया जाएगा जब भी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तो कुछ बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, इस तरह से करके जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे सब में यही हमारा काम ही होगा शुरू करने का। शुरू ऐसे ही किया जाता है कि सबसे पहले उसका डेफिनेशन बताए और ये डायमेंशन बताए, उसके नेचर के बारे में बताए, ये चलता है। तो पूरे सिलेबस के फिजिकल क्वांटिटी को उठा करके एक साथ डायमेंशन के अंदर डाल दिया जाता है। तो जो 11th वाले बच्चे होते हैं थोड़े घबरा जाते हैं कि तुमको मालूम ही नहीं है, हम कैसे करें। तो जब भी कोई ऐसी चीज आएगी तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अभी नहीं मालूम है, लेकिन जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी जो 10th तक के बच्चों को नहीं पता है, तो मैं उसका फॉर्मूला भी बता दूंगा और उस फॉर्मूले के हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है। तो कहां से स्टार्ट करें, सबसे पहले तो निकाल लो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते थे। फिर निकाल लेना, अच्छा कुछ छोटा छोटा काम करता है, फिर निकालना एंगल का, एंगल के बाद निकालना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, फिर निकाल लीजिए स्ट्रेस, इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा। उसके बाद से स्ट्रेन, इसका भी फॉर्मूला बताऊंगा। फिर निकाल लीजिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी बताएंगे क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इतना करते हैं, फिर उसके बाद से करंट वाले में आएंगे। इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले हमको बताने हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्ट्रेस स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में आपको पता है, क्लास 9th में पढ़े होंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का नियम, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेस m1 और m2 हैं, ये अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं तो कितने फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं।
तो इसका फॉर्मूला न्यूटन साहब ने बताया था कि F इज इक्वल टू होता है G m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया गया था। अब इसी G का डायमेंशन मुझसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस G के लिए एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ये जो बड़े G हैं, बड़े G के लिए एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे? आर स्क्वायर को इधर लेकर के आओ तो हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, फिर m1m2 को इधर लेकर के आओ तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1m2 इज इक्वल टू हो गया G। ठीक है, थोड़ा सा इसको ढंग से लिख लो तो G इज इक्वल टू हो जाएगा F आर स्क्वायर अपॉन m1m2। अब सबके बारे में लिख लो, आसानी से आ जाएगा आंसर। बोला गया था फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेना है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लिया तुमने, क्या था ये? mlt-2, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आर क्या है? दूरी, दूरी मतलब लंबाई, इस लाइन सेगमेंट की लंबाई। तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1m2। m1 है मास, मास को कैपिटल एम से, m2 भी है मास, इसको भी कैपिटल एम से। अब इसी को सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा आंसर? एक m तो काट दो, ये वाला m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m रेज टू पावर -1, फिर l इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा l क्यूब t रेज टू पावर -2। ये हो गया, यही डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। आ रही बात समझ में? ठीक, यहां पर एक और मैं बढ़ा दे रहा हूं, प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालना, इसका भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा। प्लैंक्स कांस्टेंट, अब देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट हमको निकालना है एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला, एंगल। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले बताना पड़ेगा आपको कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एंगल का फॉर्मूला जिस बच्चे को नहीं याद है अच्छी तरह से याद कर लेगा, बहुत ही ज्यादा इसका यूज करेंगे हम लोग। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। मान लो मैंने कोई आर्क बनाया है, सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा है, कोई आर्क बनाया है, इस आर्क के ऊपर इतना एंगल ट्रेस हुआ, ये इसका रेडियस है, इस आर्क की लंबाई है एल। आर्क की लंबाई का मतलब यहां से यहां तक ये जो टेढ़ा वाला लाइन बना है, इस लाइन की लंबाई एल। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक है, आर्क कितना है? आर्क है एल, रेडियस है आर। एल क्या है? एल है इस लेंथ, इस लाइन का लेंथ, तो लेंथ को हम लोग एल से लिखते हैं। आर क्या है? आर है इस लाइन सेगमेंट का लेंथ, तो इसको भी क्या लिखेंगे? एल। ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, तो एल अपॉन एल। तो एंगल का डायमेंशन क्या हुआ? एल से एल कट गया, कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब क्या है? एम भी नहीं है, एल भी नहीं है, टी भी नहीं है इसके अंदर, ना तो इसके अंदर एल है, ना इसके अंदर एम है, ना इसके अंदर टी है, कुछ भी नहीं है। तो m0, l0, t0 ये इसका डायमेंशन हो गया। हम लोग बोलते हैं एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसके पास डायमेंशन ही नहीं है। जब भी किसी के पास डायमेंशन नहीं होगा तो उसको डायमेंशनलेस बोलेंगे। उसको दिखाएंगे कैसे? m0, l0, t0। किसी का भी डायमेंशन m0, l0, t0 आ जाता है तो उसको बोलेंगे कि दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट आपको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको हिंट मिल चुका होगा, अभी मैंने कॉस थीटा का थोड़ी देर पहले निकाला था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं? ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। मान लो तुमको साइन थीटा निकालना है, तो चाहे मैं साइन थीटा निकालूं या कॉस थीटा निकालूं या टेन थीटा निकालूं, ये सब के सब क्या होते हैं? किसी दो साइड के रेशियो ही तो होते हैं। अगर मैं साइन थीटा निकाल रहा हूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? पी बाई एच। कॉस थीटा निकालता तो क्या होता? बी बाई एच। टेन थीटा निकालता तो क्या होता? पी अपॉन बी। तो ये कुछ भी हो, साइन कॉस टेन कुछ भी हो, ये सब के सब क्या है? दीज आर द रेशियोज ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स। ये दो जो साइड्स हैं, इन्हीं साइड्स के रेशियो हैं। तो जब भी रेशियो रहेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है? लेंथ, और हाइपोटेनियस क्या है? लेंथ। तो लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर मुझे कॉस थीटा का निकालना होता तो होता बी बाई एच। बी क्या होता है? लेंथ। एच क्या होता है? लेंथ। लेंथ से लेंथ कैंसिल। अगर मुझे टेन थीटा निकालना होता पी अपॉन बी, तो होता लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल, खत्म। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर उसका मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो वो आ जाएगा एल बाई एल, मतलब कुछ भी नहीं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, कुछ भी हो, सब लोग डायमेंशन लेस हैं। इनको m0, l0, t0 लिखा जाएगा। ठीक है, ये डायमेंशन लेस है। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट, स्ट्रेस।
अब स्ट्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी हमने स्ट्रेस पढ़ा नहीं है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब कोई सा भी फोर्स हो, रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में आपको नहीं मालूम है होता क्या है, लेकिन इतना तो पता है ना कि फोर्स किसी टाइप का फोर्स ही होता होगा, रीस्टोरिंग फोर्स कोई टाइप का फोर्स ही होता होगा। तो अगर मैं स्ट्रेस लिखना चाहूं तो स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक टाइप का फोर्स ही है, तो फोर्स का डायमेंशन हमको मालूम ही है, mLT-2, और एरिया क्या हो जाएगा L²। तो यह आया mL-T-2। ये स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला के ही बराबर होगा। आपको ये देख करके प्रेशर याद भी आ जाता होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। देखो एक सवाल आता है जिसमें कुछ ग्रुप बना दिया जाता है, और ग्रुप बना करके पूछा जाता है कि इस ग्रुप में कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, या कभी कभी ग्रुप बना दिया जाता है, पूछा जाता है इस ग्रुप में कौन सा ऐसा है जिसका इन सबसे डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जब भी हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो देखना चाहिए, नोट करते रहना चाहिए कि अरे इसका तो सेम हो गया, इसका तो सेम हो गया। अभी तक किसका सेम हुआ? अभी तक हमने देखा था एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ गया था, ठीक है। अभी एक और निकाल लेते हैं हम लोग, टॉर्क भी निकाल लेंगे। टॉर्क का भी फॉर्मूला अभी 11th वाले बच्चों को नहीं मालूम होगा, मैं बताऊंगा। तो देखेंगे कि वर्क का, एनर्जी का और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर के बराबर आ गया। यहाँ पे अभी आपने देखा कि एंगल का डायमेंशनलेस आया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी डायमेंशनलेस आ गया। इसके आगे देखेंगे अभी स्ट्रेन निकालेंगे, वो भी डायमेंशनलेस आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी डायमेंशनलेस आ जाएगा। तो कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका सेम डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है, आप उसको थोड़ा सा नोट करते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे, या लिस्ट बनाते जाएंगे कि सेम वाले कौन से हैं। एक बक्सा बनाए और इस बक्से में सारे एक तरह के डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को रख लिया, ठीक है। तो ये काम भी थोड़ा सा करिएगा क्योंकि इसके ऊपर सवाल आता है। तो ये स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL-1 T-2, बिल्कुल प्रेशर के ही जैसा। अगला दिया गया स्ट्रेन के बारे में भी आपको नहीं मालूम है। स्ट्रेन कई तरह का होता है, इसमें से एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। उस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल में लिख दे रहा हूं, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम है तो फिर इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। चेंज इन लेंथ का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ का मतलब हो गया लेंथ माइनस लेंथ, लेंथ में से लेंथ को घटाइए। चेंज इन लेंथ का मतलब, मान लो किसी का लंबाई था पहले 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर खाया पिया बड़ा हो गया, अब उसका लेंथ हो गया 11 सेंटीमीटर, तो उसके लंबाई में चेंज कितना हुआ? पहले 10 सेंटीमीटर का था, अब 11 सेंटीमीटर का है, चेंज कितना हुआ? तो 1 सेंटीमीटर का चेंज हुआ। तो लंबाई में से लंबाई को तो घटाए, फाइनल लंबाई में से इनिशियल लंबाई को। अगर लंबाई में से लंबाई को घटाओगे तो क्या आएगा? लंबाई ही आएगा। ये छोटा सा लंबाई जो है ये लंबाई ही आएगा। तो लंबाई में से लंबाई घटाए, लंबाई आ गया, मतलब डेल्टा एल का डायमेंशन है कैपिटल एल, और नीचे तो लेंथ ही है तो ये भी हो गया कैपिटल एल। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? L0। बाकी एम और टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो एम भी तो नहीं है, टी भी तो नहीं है, तो M0 L0 T0, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास, ना तो मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है। तो स्ट्रेन क्या है? डायमेंशनलेस, इसके पास डायमेंशन ही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो एंगल भी डायमेंशनलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी डायमेंशनलेस, स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस। नेक्स्ट आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला बच्चों को नहीं मालूम होगा, 11th वाले बच्चों को, तो मैं बता देता हूं होता क्या है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हाँ भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं, कितना आ रहा था? mL-1 T-2।
ml-1 t-2। और स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला तो कुछ होता ही नहीं था, m0 l0 t0 होता था। तो जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेम डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला है। आ रही बात समझ में? अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे, ये 11th के सेकंड बुक का पहला चैप्टर है इलास्टिसिटी, वहीं पर ये पढ़ा जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास तीन तरह का होता है। एक होता है यंग्स मॉडुलस, ठीक है, लिख नहीं रहा हूं, बस बात सुनना। एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस, एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये तीन टाइप के हैं। तो अगर मुझसे इसी के तो टाइप है ना, ये इसी के तो टाइप है, तो जो डायमेंशनल फार्मूला इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला यंग्स मॉडुलस का होगा, वही डायमेंशनल फार्मूला बल्क मॉडुलस का होगा, वही डायमेंशनल फार्मूला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का होगा। क्योंकि इसी से तो मतलब इसी के तो टाइप है, ये भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर ml-1 t-2 है तो यंग्स मॉडुलस का भी डायमेंशनल फार्मूला ml-1 t-2 होगा, बल्क मॉडुलस का भी यही होगा, शेयरिंग मॉडुलस का भी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी वही होगा। ये इनके नाम है, जब पढ़ोगे तो जान जाओगे, अभी चिंता करने की बात नहीं। तो ये देखो ध्यान से, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला वही आ गया जो स्ट्रेस का है, और स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला वही आया था जो प्रेशर का था। तो हमारे पास एक ग्रुप बन गया कि प्रेशर का, स्ट्रेस का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, यंग्स मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का, शेयरिंग मॉडुलस का या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी इसको कहते हैं उसका, इन सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो ऐसे ग्रुप बनाते जाना, ग्रुप बनाते जाना है, किसका किसका डायमेंशनल फार्मूला सेम सेम होगा। समझ में आ रही है बात? अब देखिए नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेटेड भी एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। तो प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेटेड एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलो पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट पे पहुंचेंगे। एक टर्म होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड नाम से ही क्लियर है कि टाइम पीरियड का मतलब टाइम ही होता होगा। तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लोग निकालें तो ये टाइम ही है, टी हो जाएगा, ठीक है। क्लास 9th में साउंड पढ़े होंगे बच्चे, साउंड के अंदर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पढ़े होंगे, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ाया गया होगा कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, डिफिनेशन वगैरह बताया गया होगा, लेकिन सीधे फॉर्मूले पर आता हूँ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो टी है, तो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा 1 अपॉन टी। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टी रेज टू पावर -1। ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक। अब प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए एक फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो देखिए फार्मूला लिख लीजिए, आप अपने मन से ट्राई कर सकते हैं। फार्मूला है प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेटेड एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट। ये न्यू है, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, चलो मैं न्यू को हटा करके एफ लिख दे रहा हूँ, एच इंटू फ्रीक्वेंसी। यही एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये जो एच लिखा हुआ है यही एच क्या है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, यही प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस एच के बारे में बताना है आपको, तो एच इज इक्वल टू सबसे पहले फॉर्मूला बना दो E अपॉन एफ। ई है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बोला गया था कि इसको रट लीजिए ढंग से, क्या था ml/t-2। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड t-1। t-1 इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा ml2 और t-2 + 1 हो जाएगा -1। ये -1 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा +1, यहाँ पर -2 पहले से है तो -2 + 1 मिला करके हो जाएगा -1। समझ में आ रही है बात? तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml/t-1। सही है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, बताओ टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला, तो टॉर्क भी 11th वाले बच्चों को नहीं पता होगा। टॉर्क ये होता है कि अगर किसी चीज को हम फोर्स लगा करके घुमाते हैं तो फोर्स के घुमाने वाले इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। शॉर्ट में अभी समझ लो कि टॉर्क क्या होता है,
तो मोटा मोटा अगर समझे टॉर्क जो है क्या है, ये फोर्स का घुमाने वाला इफेक्ट होता है। इसका फॉर्मूला होता है एफ आर साइन थीटा। ये एफ होता है फोर्स। अब किसी चीज को अगर हम लोग घुमा रहे हैं तो किसी एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा होगा। मान लो यहाँ पर फिक्स कर दिया गया, यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाया गया, अब ये घूम रहा है। तो फोर्स ये आर क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वहां से एक्सिस की दूरी जब हम लोग निकालते हैं तो इसी को बोलते हैं आर। ठीक है, ये हो गया एफ। तो एफ आर साइन थीटा। तो आर क्या है, दूरी है। दूरी का मतलब इस लाइन सेगमेंट की लंबाई है। एफ क्या है, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने याद ही कर लिया है। और साइन थीटा क्या होता है, ये डायमेंशनलेस होता है। अभी हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी होते हैं सबके सब डायमेंशनलेस होते हैं। तो टॉर्क का अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखाऊं, ये टाउ होता है, बड़ा स्टाइलिश इसका नोटेशन होता है। टी के जैसा होता है, नीचे बेंड कर देते हैं, टाउ इसको पढ़ते हैं। तो टाउ का हो जाएगा एफ। एफ का मतलब एम एल टी माइनस टू। आर का मतलब हो गया एल, और साइन थीटा मतलब कुछ भी नहीं, तो एम एल टू टी माइनस टू। ये हो जाएगा टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल टू टी माइनस टू। याद करो ध्यान से, तो एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही था, एम एल टू टी माइनस टू। वर्क का भी यही था, एम एल टू टी माइनस टू। तो वर्क, एनर्जी और टॉर्क, ये तीन ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनके सेम सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। ग्रुप बनाते जाना है। तो ये तीन हो गए। इसके बाद से और कौन से फिजिकल क्वांटिटी है जिनके बारे में आपने पढ़ा है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो? देखो, और डायमेंशनल फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो चार्ज का। चार्ज के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 10th में। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। नंबर भूल गया मैं कितना लिखा था। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। और किसका निकाल सकते हो आप? पोटेंशियल का निकाल सकते हो। पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। और किसका निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी नहीं जानते होगे। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये तीन डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग, चार्ज का, पोटेंशियल का, रेजिस्टेंस का। तो बताओ चार्ज का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? क्लास 10 पास है सभी लोग। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज से रिलेटेड कोई फॉर्मूला अगर किसी को याद हो तो वो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकता है। चार्ज से मिलता जुलता कोई फॉर्मूला अगर किसी को याद है जिसमें चार्ज आता हो तो वो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकता है। मुझे पता है Q इज इक्वल टू आई टी। ये सभी बच्चों को जो भी क्लास 10th पास है उनको पता होगा Q इज इक्वल टू आई टी, ये चार्ज का फॉर्मूला होता है। Q इज इक्वल टू एन ई भी होता है, लेकिन अब उसमें एन ई उधर भी चार्ज, एलएचएस में भी चार्ज, आरएचएस में भी चार्ज, थोड़ा मुश्किल है निकालना। Q इज इक्वल टू आई टी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में। तो आई क्या है? करंट। और करंट क्या है? ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का लिस्ट बनाया गया था उसी में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी था, मेरे ख्याल से 5वें नंबर पर लिखा हुआ था। 5वें नंबर पर लिखा हुआ था करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। एनसीईआरटी बोलता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए से इसको रिप्रेजेंट करता है। और टी है टाइम, टाइम को लिख दिया टी। तो Q का यानी कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ए टी। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ए टी। अब इसमें मास नहीं है, लेंथ नहीं है, तो हम लोग क्या करें? लिख देते हैं मास तो इसके अंदर नहीं है, मतलब मास 0। लेंथ नहीं है तो लेंथ 0। टाइम है, हाँ टाइम का एक पावर है, और साथ में ए भी है। तो ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 l0 t a, है ना? आसान, ठीक। और देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब हो गया v। एक और क्वांटिटी लिख दे रहा हूं, याद रहेगा तो कर लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी निकाल लेंगे हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, पोटेंशियल का फॉर्मूला v इज इक्वल टू आई आर। तो आर का नहीं मालूम है, कोई और फॉर्मूला? कोई और फॉर्मूला? v इज इक्वल टू, तुमने पढ़ा था w बाई क्यू। किसी टेस्ट चार्ज को, या क्लास 10th वाले बच्चे पढ़े होंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू का आपने याद किया है m l टू t माइनस टू, और q का अभी निकाला है। q का क्या आया था? a t। अब इसी को सॉल्व कर लो, v का आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। m अकेला है, l2 है, t माइनस टू है, और ये यहाँ पर पावर है 1। जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो -2 -1 मिला करके हो जाएंगे -3। a यहाँ पर एक पावर है, a का कुछ भी नहीं है तो 1 है, ऊपर लेकर के जाओगे तो हो जाएगा -1, तो a रेज़ टू पावर -1। तो m l2 t -3 a -1, ये पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट है रेजिस्टेंस।
अब बताओ रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई फार्मूला, रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई फार्मूला, तो V इज इक्वल टू आई आर ही होता है, ठीक है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए नहीं लगा सकते क्योंकि रो का हमको नहीं मालूम है, रो का अगर पता चल जाएगा तो वो भी लगा लेंगे। तो V इज इक्वल टू आई आर, इस वाले फॉर्मूले में R आता है, यहां से R निकाले तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आई। V का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अपने निकाला क्या था, ML2T-3A-1 और I का हो जाएगा A, I का हो गया A, तो ये आंसर आ जाएगा ML2T-3A-2, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रही है बात, ML2T-3A-2, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उस फॉर्मूले के हेल्प से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बताओ, लाइट में पढ़े होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, एन से दिखाते थे, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, म्यू से भी दिखाते थे, सी अपॉन वी। सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा था, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो ये स्पीड है सी, तो स्पीड का मतलब एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड। वी भी स्पीड है, ये भी एल टी माइनस वन, तो स्पीड में स्पीड से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब एम भी नहीं, एल भी नहीं और टी भी नहीं। एन इज इक्वल टू एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में। इसी तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको निकालना पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी रखा हो क्लास 11th का तो उसको लास्ट में ओपन करना, पीछे से ओपन करना। पीछे से ओपन करोगे 2-4 पन्ने के बाद से आपको ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी दिखाई देंगे, जितने आपके सिलेबस में फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सब के सब दिखाई देंगे और सबका फॉर्मूला लिखा होगा, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखा होगा। तो कोई अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो उसमें कोई भी चीज उठाए, उसका फॉर्मूला देखे और फॉर्मूले से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकता है, ठीक है। कुछ और फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, जैसे मान लो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये निकालना है हमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिस बच्चे को नहीं पता है वो ये देख ले। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है। एफ बाई क्यू ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ क्या है फोर्स और क्यू क्या है चार्ज। अगर किसी को ये फॉर्मूला पता चल गया तो एफ के बारे में उसने याद ही किया है ML_T-2 और चार्ज का पता ही है AT, अभी निकाला हमने Q इज इक्वल टू AT का, अभी यही मिटाया गया। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा ML_T-2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 - 1 -3, ए ऊपर गया तो a रेज़ टू पावर -1। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से किसी भी चीज का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, और वो बच्चे जिनको डायमेंशंस आता है, मतलब जो 12th पास वाले बच्चे हैं, उनको कुछ ऐसी भी चीजें बताएंगे कि कैसे बड़े बड़े डायमेंशनल फॉर्मूले जो हमसे पूछे जाते हैं तो हम उनका डायरेक्ट आंसर बता पाते हैं। अगर बड़े बड़े डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया तो उसका डायरेक्ट आंसर कैसे हम बता सकते हैं। हमको कोई भी इस तरह का कैलकुलेशन और सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है और उस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो 11th वालों तो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो 12th पास वाले बच्चे हैं तो वो बता सकते हैं, वो समझ सकते हैं, तो उनको समझाया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, आप एनसीईआरटी के पीछे से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी के पीछे से पन्ने खोलना, तुमको खूब सारे फिजिकल क्वांटिटी का लिस्ट मिल जाएगा और उसको देख करके और आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद से अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ेंगे।